हेलो एंड वेलकम टू बाइक्यूल्स। तो आज के लेक्चर में क्विकली रिवाइज करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को। देखो, हमें पता है जितने भी हमारे बॉडी सेल्स हैं इन्हें प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और कुछ इसेंशियल सब्सटेंसेस की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ ये सेल्स कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट या हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करें, इन्हें भी रिमूव होने की रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए बॉडी के पास कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए जिससे ज़रूरी चीज़ें सेल्स के पास पहुँचे और हार्मफुल चीज़ें सेल से एलिमिनेट हो। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में ये मैकेनिज्म डिफरेंट है। जैसे मैं लोअर इनवर्टिब्रेट्स की बात करूँ, मतलब कि अगर मैं स्पॉन्जिस और सीलेंट्रेट की बात करूँ तो वाटर के थ्रू ये सारा काम हो जाता है, यानी पानी के साथ ही ज़रूरी चीज़ें बॉडी में आती हैं और पानी के साथ ही एलिमिनेट हो जाती हैं। लेकिन अगर मैं हायर ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ, जैसे ह्यूमंस की बात करूँ, ह्यूमंस में ये काम की जिम्मेदारी है ब्लड की। साथ ही साथ लिम्फ यानी कि टिश्यू फ्लूइड भी कुछ सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। तो हमने इस चैप्टर में मेनली तो ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए ह्यूमंस में सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी कि ब्लड की बात करते हैं। जब हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड के दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट जो कि फ्लूइड है यानी कि प्लाज्मा, और दूसरा यानी कि सेल्स मतलब कि फॉर्म्ड एलिमेंट। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं, प्लाज्मा दिखने में कैसा है? स्ट्रो कलर का है, पेल येलो है। आप ब्लड की सेंट्रीफिकेशन करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। जब सेंट्रीफिकेशन करते हैं डेंसिटी के हिसाब से चीज़ें नीचे सेटल डाउन होती हैं। तो सबसे नीचे आपको फॉर्म्ड एलिमेंट दिखेंगे। फॉर्म्ड एलिमेंट में भी देखो सबसे ज़्यादा दिखेंगे एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी। तो आरबीसी कितने हैं? लगभग 45%। टोटल ब्लड का 45% क्या है? आरबीसीज। 1% से भी नीचे ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, और उसके ऊपर आपको 55% दिख रहा है प्लाज्मा। देखो, ब्लड का 55% प्लाज्मा, और प्लाज्मा में 90 से 92% वाटर। याद हो गया? वाटर के अलावा यहाँ 6 से 8% प्रोटीन्स मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वो आप करोगे, जैसे कि एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? ऑस्मोटिक बैलेंस, वाटर और आयंस का बैलेंस बॉडी में बना कर रखने का काम एल्ब्यूमिन का है। ग्लोब्यूलिन, डिफेंस प्रोवाइड करना। आप पढ़ते हो ना आईजीए एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी, तो ग्लोब्यूलिन का काम है डिफेंस प्रोवाइड करना। और फिब्रिनोजन ब्लड की क्लोटिंग करता है, ब्लड को कोएगुलेट करता है। जब हमें कोई चोट लगती है तो ब्लड को जमाने में हेल्प करता है। उसके अलावा यहाँ पर प्लाज्मा में हमें कुछ मिनरल्स जैसे कि सोडियम आयंस, कैल्शियम आयंस, क्लोरीन, मैग्नीशियम और बाइकार्बोनेट आयंस मिलेंगे। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और लिपिड्स भी मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको याद करना है सीरम क्या होता है। बच्चों, अगर प्लाज्मा में से क्लोटिंग फैक्टर को माइनस कर दोगे तो जो बचेगा वो सीरम है। एनसीईआरटी में पीवाईक्यू है, सॉरी एनसीईआरटी से ही पीवाईक्यू है, याद कर लेना। एल्ब्यूमिन पे भी पीवाईक्यू है, याद कर लेना। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करूँ यानी कि सेल्स की बात करूँ तो सेल्स यहाँ 3 तरह के मिलेंगे, जो कि हैं आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जिनको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। इनका नंबर याद कर लेंगे, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो पर एमएम ब्लड में कितने आरबीसीज मिल रहे हैं? लगभग 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ब्लड में आरबीसीज मिल रहे हैं। तो इनका नंबर होगा 5 से 5.5 मिलियन। डब्ल्यूबीसीज मिलेंगे लगभग 6 से 8 हज़ार, और प्लेटलेट्स मिलेंगे 1.5 से 3.5 लाख। इसकी तो टेस्टिंग भी करवाते हैं तो ये तो पता ही होगा। आरबीसीज का लाइफ स्पैन दिया हुआ है 120 डेज का, तो नैरो लेग पेंट लेंगे, दीवारों पे लिखकर रट लेंगे। अब देखो, एक एक कर आरबीसी के बारे में सारी अच्छी बातें पढ़ेंगे, और फिर डब्ल्यूबीसीज, और फिर लास्टली प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आरबीसीज, कोई आपसे पूछे आरबीसीज का जन्म स्थल कहाँ है, यानी आरबीसीज बनते कहाँ हैं, तो ये बनते हैं रेड बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो में। बायकनकेव होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और ख़त्म कहाँ होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं ये स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। ग्रेवयार्ड का मतलब कब्रिस्तान, ऐसे ही आरबीसीज का कब्रिस्तान स्प्लीन, क्योंकि ये वहाँ जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। आरबीसीज जो हैं वो कलर्ड है, मतलब रेड कलर की हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जिसको हम हेमोग्लोबिन बोलते हैं। हेमोग्लोबिन का काम है गैसेस को ट्रांसपोर्ट करवाना। नॉर्मल ह्यूमन में पर 100 ml ब्लड में लगभग 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन मिलेगा। फिर बात करते हैं ल्यूकोसाइट। आरबीसीज यानी एरिथ्रोसाइट्स रेड कलर के थे क्योंकि वहाँ हेमोग्लोबिन प्रेजेंट था। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स कलरलेस हैं क्योंकि यहाँ हेमोग्लोबिन एब्सेंट है। वो 120 डेज जीते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी शॉर्ट लिव्ड है।
अब WBCs में आपने दो कैटेगरीज पढ़नी है, ग्रेन्यूलोसाइट्स और अग्रेन्यूलोसाइट्स। अब ये याद नहीं हो पाते हैं पर मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप ग्रेन्स को डब्बों में फिल करते हो तो ग्रेन्यूलोसाइट्स जिसके पीछे फिल्स हैं वो ग्रेन्यूलोसाइट्स में आ गया, जैसे न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स। अग्रेन्यूलोसाइट्स यानी कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब देखो, अग्रेन्यूलोसाइट्स में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट्स आपको पता है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम में काम आते हैं। तो अग्रेन्यूलोसाइट्स में से कौन से ज़्यादा होने चाहिए? जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी 20 से 25% लिम्फोसाइट्स मिले। और ग्रेन्यूलोसाइट्स में देखो, न्यूट्रोफिल मतलब जो एसिडिक भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है, बेसोफिल जो बेसिक है, और इजोनोफिल्स जो थोड़े से एसिडिक नेचर के हैं। तो आपने याद रखना है न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होंगे, यानी कि ना जो एसिड है ना ही जो बेसिक है, उनमें कोई लड़ाई नहीं चल रही। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है 60 से 65%, फिर एजोनोफिल्स 2 से 3% और फिर बेसोफिल्स 0.5 से 1%। आपको ओवरऑल भी WBC का नंबर याद रखना है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं, उसके बाद हमें मिलते हैं लिम्फोसाइट्स, फिर मोनोसाइट्स, फिर इजनोफिल्स और फिर बेसोफिल्स। ये याद रखना है। देखो, RBCs ई न्यूक्लिएटेड थी, वहाँ न्यूक्लियस नहीं था, पर ये न्यूक्लिएटेड है। लास्ट पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो कुछ बड़े बड़े सेल्स मेगा कैरियोसाइट्स, इनकी फ्रेगमेंट्स को प्लेटलेट्स बोलते हैं। और ये मेगा कैरियोसाइट्स बोन मैरो में मिलते हैं। इनका काम है ब्लड को कोएगुलेट करना, क्लोट बनाना। ठीक है, अब ये डायग्राम देख लो, इसी में इनका फंक्शन देख लो। इजनोफिल्स कितने मिल रहे हैं? लगभग 2 से 3%। काम क्या है इनका? रेसिस्ट इन्फेक्शन से बचाते हैं, और एलर्जिक रिएक्शंस में भी इनका काम है। बेसोफिल्स तो लीस्ट हैं, 0.5 से 1%। ये हिपैरिन, हिस्टामिन और सेरोटोनिन को सीक्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक नेचर के हैं, न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक नेचर के हैं, यानी फॉरेन पैथोजन, फॉरेन एलिमेंट को इनगल्फ कर लेंगे। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबंडेंट है, नैरो लेग पेंट लो, दीवारों पे लिख लो, मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रोफिल्स, लीस्ट मिलेंगे बेसोफिल्स। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स का काम है इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में आप जब पढ़ते हो आपको पता है हमारे पास ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है और ओ हो सकता है। ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? देखो, आपकी पहचान कौन है? आपकी पहचान है आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड आपकी पहचान है। ऐसे ही ब्लड ग्रुप RBC के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है, वो एंटीजन ब्लड ग्रुप की पहचान है। अगर RBCs के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा, एंटीजन बी प्रेजेंट होगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा। दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, यानी ए और बी एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो ए बी होगा। याद करो, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में हम पढ़ते हैं ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस को शो करता है, यानी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, और कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब देखो, एंटीजन कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करें, यानी जिनके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो। और अगर एंटीजन जो है वो RBC के सरफेस पे, एंटीबॉडी प्लाज्मा में। तो मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है। अब अगर बी ब्लड ग्रुप मेरी बॉडी के अंदर आना चाहे तो वो बी ब्लड ग्रुप को मैं नहीं पहचानती, बी एंटीजन को मैं नहीं पहचानती। तो बी एंटीजन के खिलाफ मुझे खतरा, मतलब बी एंटीजन से मेरे ब्लड ग्रुप को खतरा होगा। तो मेरे प्लाज्मा में ऑलरेडी बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज होंगी, यानी मेरे पास एंटी बी होंगी। ठीक है, यानी अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, मेरे RBCs में एंटीजन ए प्रेजेंट है, मेरे लिए क्या चीज़ नहीं है जिससे मुझे खतरा होगा? बी। तो बी के लिए मेरे प्लाज्मा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप बी है, यानी मेरे RBCs के ऊपर एंटीजन बी प्रेजेंट है, यानी मेरे प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज़ मिलेंगी वो एंटी ए मिलेंगी। मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मेरे पास ए और बी दोनों एंटीजन है। अब चाहे ए आए मुझे खतरा नहीं है, चाहे बी आए मुझे खतरा नहीं है, चाहे ओ क्यों ना आए, अभी बताऊंगी ओ का क्या रीज़न है, अभी रुक जाओ। चाहे ए आए मुझे खतरा नहीं है, चाहे बी आए मुझे खतरा नहीं है, तो मैं क्यों ए और बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनवा के अपनी ही RBCs को डिस्ट्रक्ट करवाऊंगी, क्लम्प करवाऊंगी? तो मेरे पास कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो मतलब RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, और फिर जब RBCs के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है तो अगर मेरी बॉडी में ब्लड ग्रुप ए आ जाए मुझे उससे भी खतरा, बी आ जाए मुझे उससे भी खतरा, तो मुझे दोनों के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनानी पड़ेगी। क्लियर? अब देखेंगे कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मैं किससे ब्लड ले सकती हूँ? जो मेरी जान पहचान का हो, मैं ए से ही ले सकती हूँ। या फिर सिंस ओ के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, तो मैं ओ से भी ले सकती हूँ। सिमिलरली मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मुझे बी से खतरा नहीं है, मैं बी से ले सकती हूँ, और ओ से भी ले सकती हूँ क्योंकि ओ के पास एंटीजन नहीं है। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं
अगर ब्लड ग्रुप ए बी आ जाए बहुत अच्छी बात है, मैं जानती हूँ। खाली ए आ जाए तो ए बी में ए बी है, खाली बी आ जाए तो भी कोई खतरा नहीं है। और ओ से तो खतरा है ही नहीं, क्योंकि ओ तो निहत्था आ रहा है, उसके पास कोई हथियार है ही नहीं, कोई एंटीजन है ही नहीं जिसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो इन सब से मैं ब्लड ले सकती हूँ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, सिंस मेरे पास कोई एंटीजन नहीं है, मैं कोई नया एंटीजन अंदर ले भी नहीं सकती, तो मैं ओ से ही ब्लड ले सकती हूँ, मैं और किसी से ब्लड नहीं ले सकती। तो अब आप देखो, ओ ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबको डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, कोई हथियार ही नहीं है जिससे खतरा हो। और ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर पा रहा है, यानी ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्यों? क्योंकि इसके पास किसी के भी खिलाफ एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी आ जाए ये बहुत प्यार से गले लगाकर वेलकम करेगा। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ। अब बात करेंगे आर एच फैक्टर की। देखो, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाते हैं तो ब्लड ग्रुप भी देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि क्या आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। तो इसके पीछे जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है आर एच फैक्टर। आर एच नेम क्यों पड़ा? क्योंकि ये चीज़ पहले रीजस मंकी के ऊपर स्टडी की गई थी। ठीक है, तो 80% हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जिनकी आरबीसीज पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट है। अगर आरबीसी पे आर एच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो आर एच पॉजिटिव, एब्सेंट होगा तो आर एच नेगेटिव। देखो, इसे इस एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव है, आर एच पॉजिटिव है, आप उसको जो ब्लड ग्रुप डोनेट कर रहे हो वो भी आर एच पॉजिटिव वाला ही ब्लड है, तो क्या इसकी आरबीसीज डिस्ट्रॉय होंगी, क्लम्प होंगी? क्या इसको किसी से खतरा होगा? नहीं, जो चीज़ बॉडी में ऑलरेडी है वही आ रही है, मतलब ये कंपैटिबल है। मान लो ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव है और आर एच नेगेटिव ही ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो क्या कोई खतरा है? नहीं, मेरे पास जो फैक्टर नहीं है वो ब्लड में फैक्टर आ भी नहीं रहा जो ब्लड में ले रही हूँ, तो कोई खतरा नहीं है। अब ये देखो, मेरा ब्लड ग्रुप आर एच पॉजिटिव, मुझे ब्लड चढ़ रहा है आर एच नेगेटिव, क्या मुझे खतरा होगा? एकदम तो क्वेश्चन देख के आप टिक कर दोगे कि हाँ खतरा होगा, पर सुनो, मेरे पास आर एच पॉजिटिव है, यानी मेरे पास आर एच एंटीजन है। जो ब्लड मेरे पास आ रहा है उसमें ये चीज़ नहीं है, बस कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा ना, बस जो मेरे पास है वो नहीं आ रहा, तो इम्यून सिस्टम तो एक्टिवेट होगा ही नहीं, आरबीसीज को भी खतरा नहीं है, यानी ये भी कंपैटिबल। लेकिन अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव है, यानी मेरे पास आर एच फैक्टर नहीं है, पर जो ब्लड मैं चढ़वा रही हूँ वो आर एच पॉजिटिव वाला है, आर एच फैक्टर वाला है, तो मुझे बिल्कुल खतरा है, क्योंकि बॉडी में कोई नई चीज़ आ रही है जिसे मैं जानती नहीं हूँ, यानी मेरी आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, क्लम्प हो जाएंगी। क्लियर? आर एच का फंडा क्लियर। अब आर एच में ही हम पढ़ते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का केस हम पढ़ते हैं प्रेगनेंसी में। अब देखो, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, ये बहुत आसान है। मान लो ये एक लेडी है, इसका ब्लड ग्रुप आर एच नेगेटिव है और ये प्रेग्नेंट है, पर अब जो फीटस है, मतलब बच्चा है, उसको तो फादर से भी ब्लड ग्रुप मिल सकता है ना। तो मदर तो नेगेटिव है पर फादर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और फीटस को भी फादर से ब्लड ग्रुप क्या मिल रहा है? पॉजिटिव मिल रहा है। यानी अब ये समझो, मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव और बच्चे का ब्लड ग्रुप अंदर पॉजिटिव। अब फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा बैरियर की तरह काम करेगा और मदर और फीटस के ब्लड को मिलने नहीं देगा। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे ये पॉसिबिलिटी है कि मदर का ब्लड और फीटस के ब्लड में एक्सपोजर हो जाए। अब जब मदर का ब्लड और फीटस के ब्लड में एक्सपोजर हो गया तो बच्चा तो डिलीवर हो गया, बच्चे को तो कुछ नहीं होगा, बच्चे का तो पॉजिटिव ही ब्लड है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ अंदर नहीं आई। पर मदर के ब्लड में पॉजिटिव ब्लड चला गया, मदर जो कि आर एच नेगेटिव थी उसके अंदर आर एच पॉजिटिव चला गया, तो मदर एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देगी अपने ब्लड में। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज़ बनी रहेंगी, अभी तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी, सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मान लो जो फीटस है वो पॉजिटिव है, मदर तो नेगेटिव ही थी, ब्लड ग्रुप नेगेटिव ही था, पर अब देखो मदर के ब्लड में आर एच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई है, यानी फीटस के ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है। और ये जो प्यारा सा प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड पास नहीं होता था, पर एंटीबॉडीज़, याद करो आईजीजी एंटीबॉडीज़ भी पास होती है प्लेसेंटा से, तो एंटीबॉडीज़ यहाँ से पास हो सकती है। तो एंटीबॉडीज़ पास करेंगी तो इससे तो फीटल की जो आरबीसीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जो बच्चा है उसको एनीमिया हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है और मर भी सकता है। इसी को हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या फिर हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न भी कहते हैं। इसको अवॉइड कैसे किया जाए? तो एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट कर दी जाए इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगला हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है ब्लड कोएगुलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है क्लोटिंग, और क्लोटिंग का मतलब होता है जमना। जब भी कोई ऐसे चोट लगती है तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद हमारा ब्लड जम जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही हमें कोई चोट लगती है
हमारी बॉडी में क्लॉटिंग मैकेनिज्म यानी क्लॉट बनने का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो ये इंजरी की वजह से कुछ सेल्स जिनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं ये स्टिमुलेट हो जाती हैं। अब ये स्टिमुलेट होकर कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं और ये जो फैक्टर्स हैं ये कैस्केड प्रोसेस चलाते हैं, यानी कि यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। ऊपर हमने पढ़ा फिब्रिनोजेन जो कि प्रोटीन है, क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये फिब्रिनोजेन ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको कन्वर्ट होता है फिब्रिन में ताकि ये क्लॉट बना पाए। ठीक है, तो अब ये फिब्रिनोजेन जो इनएक्टिव है इसको कन्वर्ट करेगा थ्रोम्बिन, पर थ्रोम्बिन भी इनएक्टिव फॉर्म यानी प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बोकाइनेस, और फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। फिब्रिन क्लॉट बनाता है और ब्लड क्या हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। इसके लिए कुछ फैक्टर्स जैसे कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस और विटामिन के की रिक्वायरमेंट होती है। लास्टली हम पढ़ते हैं लिम्फ यानी कि टिश्यू फ्लूइड यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मोटे मोटे तौर पर कहूँ तो ब्लड में से आरबीसीज हटा देना, प्लेटलेट हटा देना, कुछ प्रोटीन्स हटा देना, तो लिम्फ हमारे पास बन जाएगा। ब्लड में से आरबीसीज, प्लेटलेट और प्रोटीन हटाने के बाद जो बचा वो लिम्फ है। लिम्फ कलरलेस है, इसमें आरबीसीज नहीं होंगी पर इसमें ज़्यादा अमाउंट में डब्ल्यूबीसीज होंगी, इसीलिए लिम्फ इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। अब देखो ये आर्टरीज हैं, ये वेन। अब ये आर्टरीज में से जब ब्लड फ्लो होता है तो ये ब्लड जो है जब ये कैपिलरीज में से पास होता है तो यहाँ पे कुछ वाटर और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस इन सेल्स के मतलब इन कैपिलरीज में से लीक होके आसपास के टिश्यूज़ के पास पड़े रहते हैं, इसीलिए इसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। जब ये टिश्यू फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कुछ लिम्फेटिक वेसल्स, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की आपको दिख रही हैं, ये इसे कलेक्ट कर लेती हैं और इवेंचुअली मेजर वेन्स में ड्रेन बैक कर देती है ताकि ये दोबारा से ब्लड का हिस्सा बन जाए। लिम्फ क्या करता है, कुछ न्यूट्रिएंट और हॉर्मोन्स के लिए ये कैरियर है। और इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइनल विलाई में लिम्फ जो है वो फैट्स की एब्जॉर्प्शंस भी करवाता है। क्लियर। अब आ जाओ इस चैप्टर का अगला पार्ट, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी पाथवेज के बारे में। अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट जो है ना वो 2 चैम्बर्ड हो सकता है, 3 चैम्बर्ड हो सकता है, 4 चैम्बर्ड हो सकता है। यानी जैसे हम फिशेज में देखते हैं, फिशेज में जो हार्ट है वो 2 चैम्बर्ड होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास गया, गिल्स ने इस ब्लड में ऑक्सीजन ऐड की, ये गिल से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी पार्ट्स के पास गया, बॉडी ने इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से O2 सारा निकाल दिया, बदले में इसको CO2 देके डीऑक्सीजनेटेड बना दिया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में। हार्ट का हिस्से क्या होंगे, एक आर्ट्रियम और एक वेंट्रिकल। उसके अलावा यहाँ हम दूसरा पढ़ते हैं 3 चैम्बर्ड हार्ट, जो हमें एम्फीबियन और रेप्टाइल में मिलता है, पर एक्सेप्शन नैरो लेग पेंट से दीवार पे बड़ी बड़ी लिख लो। क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है पर इसमें हार्ट 4 चैम्बर्ड है, मतलब हमसे बराबरी करने निकले हैं ये। अब यहाँ पर 3 चैम्बर्ड हार्ट में क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं, एक वेंट्रिकल होता है। जैसे कि आप देख रहे हो इसको एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, तो गिल्स या लंग्स या स्किन ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजती है लेफ्ट आर्ट्रिया में, और बॉडी पार्ट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजते हैं राइट आर्ट्रिया में। ये ब्लड मिक्सड अप हो जाता है वेंट्रिकल्स में, इसीलिए इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ब्लड इवेंचुअली क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स अप हो रहा है। 4 चैम्बर हार्ट मतलब 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ये मिलेगा बर्ड्स में, मैमल्स में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा राइट आर्ट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और ये लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं क्योंकि 2 सेपरेट पाथवे हैं। इसको तो हमने डिटेल में पढ़ना है, टेंशन ही मत लो। ठीक है, अब आ जाओ ह्यूमन हार्ट में। तो ह्यूमन हार्ट क्या है, ह्यूमन हार्ट मीजोडर्मली डेराइव्ड है। आप पढ़ते हो ना 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो मीजोडर्मली डेराइव्ड है। ये थोरैसिक कैविटी में सिचुएटेड है। थोरैसिक कैविटी मतलब जहाँ हमारे प्यारे प्यारे लंग्स सिचुएटेड हैं, तो दोनों लंग्स के बीच में ये हार्ट है, ये सिचुएटेड है, और ये लेफ्ट लंग की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है। ठीक है, साइज होगा वो एक बंद मुट्ठी की तरह, क्लेंच्ड फिस्ट की तरह होगा। पेरिकार्डियम, हार्ट को है ना 2 लेयर, आउटर मोस्ट लेयर 2 थिन मतलब डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग कवर करके रखता है। जैसे ये मान लो ये मैंने हार्ट बना दिया, ये हार्ट बना दिया, तो इसके बाद लेयर्स होती हैं, इनर पेरिकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम। आउटर को पेराइटल बोलते हैं, इनर को वेस्ट्रल बोलते हैं। बीच में भरा होता है पेराइटल फ्लूइड जो कि यहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो पेरिकार्डियम का काम क्या है, हार्ट को प्रोटेक्ट करके रखना। अब देखो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, आपको आराम से देखो इसको, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में आपको एक सेप्टम दिख रहा है। राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होगा उसको बोलेंगे
इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, और राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होगा उसको बोलेंगे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकल के बीच का सेप्टम। जो आर्ट्रियम ने जो ब्लड पंप करना होता है वो तो वेंट्रिकल में करना होता है, तो ये सेप्टम थिन होता है, और वेंट्रिकल्स ने तो पूरी बॉडी में करना होता है, तो ये सेप्टम थिन होता है। साथ ही साथ ये आर्ट्रियम और वेंट्रिकल भी सेपरेटेड है एक सेप्टम से, इनके बीच में भी एक सेप्टम है जिसको हम आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, जो कि कंपैरेटिवली थिक होता है। यानी वेंट्रिकल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली मोर थिक होते हैं एट्रियम से, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना होता है। अभी आप देख सकते हो ह्यूमन हार्ट का डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया है, इसमें 2-3 चीज़ें आपने लर्न करनी है, बाकी धीरे धीरे पूरे चैप्टर में आपको लर्न हो जाएगी। जैसे आप कोडे टेंडिने को देखो, ये थ्योरी में नहीं दिया हुआ, इसके बारे में डायग्राम में दिया हुआ। तो यहाँ पर ना कुछ पिलर लाइक मसल्स होती हैं हार्ट में, इससे निकलते हैं कुछ फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम कोडे मतलब कोडे टेंडिने बोलते हैं। ये कोडे टेंडिने इन पिलर लाइक मसल से निकल कर यहाँ पर वॉल्व में जुड़ जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं हार्ट ब्लड का यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यानी वन वे फ्लो ऑफ ब्लड को ये मेंटेन करते हैं। उसके अलावा वॉल्व्स, जब आप देखते हो राइट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, तो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है, ठीक है, वॉल्व क्या करती है, प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ ब्लड को, तो इसके बीच में जो वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। और इसी तरह से लेफ्ट साइड, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आर्ट्रियम, राइट, लेफ्ट, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो, ये वॉल्व आपने पढ़ लिए, ये सेप्टम भी आपने पढ़ लिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो अभी आने वाले टाइम में आप पढ़ोगे। तो देखो ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, मायोजेनिक होता है। एक वर्ड होता है हमारे पास न्यूरोजेनिक, मतलब जो नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हो, नर्वस सिस्टम की वजह से जो चीज़ चल रही हो। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, यहाँ पर कुछ कार्डियक मस्कुलेचर है, मतलब कुछ ऐसे मसल्स हैं जिनको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं, जो पूरे हार्ट में फैली हुई हैं, और यही हार्ट की रिथमिक एक्टिविटी को चला कर रखती है, मेंटेन कर रखती है। तो देखो सबसे पहले तो ये हार्ट के डायग्राम में देखो, तो राइट एट्रियम का अपर राइट कॉर्नर पे एक पैच ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है जिसको एसए नोड यानी साइनो आर्ट्रियल नोड बोल रहे हैं। यानी साइनो आर्ट्रियल नोड हमें कहाँ मिल रहा है, राइट आर्ट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे एक पैच ऑफ टिश्यू जिसको हम साइनो आर्ट्रियल नोड बोल रहे हैं। इसी तरह से जब आप राइट आर्ट्रियम के ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर में आओगे तो यहाँ भी आपको एक पैच ऑफ टिश्यू मिलेगा जिसको आप एवी नोड यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलोगे, क्योंकि ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के पास है। क्लियर। अब देखो ये जो एवी नोड है, यहाँ से निकल रहे हैं बंडल ऑफ हिस, जिसको एवी बंडल भी बोल रहे हैं, बंडल ऑफ हिस को एवी बंडल भी बोल रहे हैं। ये बंडल ऑफ हिस पास हो रहा है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम से, ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, इससे पास हो रहा है और इवेंचुअली दो हिस्सों में लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट और राइट बंडल से डिवाइड हो रहा है। और इस लेफ्ट और राइट बंडल से पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में, मतलब वेंट्रिकल्स वाले हिस्से में कुछ ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उनको हम पुरकिंजे फाइबर्स बोल रहे हैं। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा, मैंने बोला ये हार्ट में राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे एक पैच ऑफ टिश्यू यानी कि एसए नोड, खत्म। राइट एट्रियम के ही लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एक पैच ऑफ टिश्यू जिसको एवी नोड यानी कि आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोल रहे हैं। कहाँ पर है ये, तो ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा के पास है। फिर बंडल ऑफ हिस क्या है, जो पास हो रहा है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा से, पास हो रहा है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा से, पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास, ये दो वेंट्रिकल के बीच में जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास आकर ये दो ब्रांचेस में, दो हिस्सों में लेफ्ट और राइट बंडल में डिवाइड हो गए। अब ये लेफ्ट और राइट बंडल में आप देख रहे हो थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर कुछ छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं जिसको हम पुरकिंजे फाइबर्स बोल रहे हैं। ठीक है, यानी ये जो नोडल मस्कुलेचर है इसके पास एबिलिटी है, ये अपना खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसीलिए इसको ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एसए नोड है ना, यानी कि साइनो आर्ट्रियल नोड है, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकती है, लगभग 70 से 75 टाइम। और ये एक्शन पोटेंशियल रिस्पॉन्सिबल है हार्ट की रिथमिक एक्टिविटी को, रिथमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए। इसीलिए ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं।
नॉर्मली ऐसे नोट 1 मिनट में 70 से 75% 5 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, और हम कह देते हैं कि हार्ट जो है वो 1 मिनट में 70 से 75 टाइम बीट करता है, ऑन एन एवरेज लगभग 72 टाइम्स। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल के बारे में। देखो, आप जो एक साउंड सुनते हो ना, लब डब, वो क्या है, वो एक हार्ट बीट है, और ये लगभग 1 मिनट में हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स। तो 1 मिनट में कितनी कार्डियक साइकिल चलती हैं? लगभग 72 कार्डियक साइकिल्स 1 मिनट में चलती हैं। यानी अगर मैं एक साइकिल की टाइम ड्यूरेशन निकालूं तो वो लगभग 0.8 सेकेंड्स हो जाती है। कैसे? 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड के अंदर 72 कार्डियक साइकिल चल रही हैं। तो एक कार्डियक साइकिल की जब आप ड्यूरेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा 60 अपॉन में 72, यानी कि 0.8 सेकेंड। अब इससे पहले कि कार्डियक साइकिल को समझें, ब्लड सर्कुलेशन को समझते हैं। तो देखो, हमारे पास लंग्स हैं। ये लंग्स क्या करते हैं? ये लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में भेजते हैं। अब यहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व है, यहाँ से ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड मेन अयोटा के थ्रू, अब यहाँ पर भी लेफ्ट वेंट्रिकल के नीचे भी सेमीन्यूलर वॉल्व है जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करेगी। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से मेन आर्टरी अयोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी ऑर्गन्स के पास। ठीक है, अब बॉडी ऑर्गन्स ने क्या किया? बॉडी ऑर्गन्स ने इस ब्लड में से सारा O2 ले लिया और CO2 इस ब्लड को दे दिया, यानी कि इन्होंने ब्लड बना दिया डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन वेना कावा लेकर राइट आर्ट्रियम में फेंक देगी, और राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ये ब्लड जाएगा। राइट वेंट्रिकल से नीचे सेमीन्यूलर वॉल, और सेमीन्यूलर वॉल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा। देखो, एक बार इसको थोड़ा सा हम दोबारा समझते हैं। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है कार्डियक साइकिल को समझने के लिए पहले ब्लड फ्लो को समझेंगे। तो हमारे पास लंग्स हैं। लंग्स क्या कर रहे हैं? लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में भेज रहे हैं। लेफ्ट आर्ट्रियम से ये ब्लड जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और बीच में वॉल्व क्या है? बाइकस्पिड वॉल्व। वॉल्व क्या कर रही है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर रही है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जा रहा है बॉडी ऑर्गन्स तक, किसके थ्रू? मेन अयोटा के थ्रू, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब यहाँ भी क्या है? सेमील्यूनर वॉल्व, जो क्या कर रही है? बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर रही है। बॉडी ऑर्गन ने इस ब्लड में से सारा O2 खींच लिया, बदले में CO2 दे दिया। अब ये जो ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में से, टिश्यूज में से निकल रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये मेन वेना कावा के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वॉल्व इनके बीच में होती है, जो कि ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करेगी, बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगी। राइट वेंट्रिकल से ये ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स पर जाएगा। देखो, जो कार्डियक साइकिल है ना, वो 3 फेजेस में है। आर्ट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल जहाँ पर भी मैं बोलूँ समझ जाना कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल जहाँ पर भी बोलूँ समझ जाना रिलैक्सेशन। तो आर्ट्रियल सिस्टोल यानी कि ये होगा, देखो पूरी कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की है, जो आर्ट्रियल सिस्टोल होगा वो होगा 0.1 सेकेंड। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ये होगी 0.3 सेकेंड, और जॉइंट डायस्टोल यानी कि जब चारों चैम्बर्स रिलैक्सेशन में होगी 0.4 सेकेंड। तो हमने अभी पढ़ा हार्ट में राइट एट्रियम में अपर राइट कॉर्नर में SA नोड है, जो कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है 1 मिनट में 70 से 72 टाइम्स, 70 से 75 टाइम्स। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, जिसकी वजह से ये जो आर्टरिया है ये स्टिमुलेट हो गए। अब ये आर्टरिया स्टिमुलेट हो गए तो ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगे, इसी को हम आर्ट्रियल सिस्टोल बोलेंगे, जिसकी वजह से वेंट्रिकल्स में ब्लड जाने लगा। 70% ब्लड तो बिना एनर्जी के यानी पैसिवली अपने आप फ्लो करता रहता है। आर्ट्रियम के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वेंट्रिकल्स में 30% ब्लड का अमाउंट और इंक्रीज हो गया। अब देखो, धीरे धीरे ऐसे नोड ने जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया था ये चला जाता है AV नोड के पास, यानी ये AV नोड के पास, और फिर AV बंडल के पास, और फिर ये लेफ्ट और राइट बंडल्स जो हम पढ़ते हैं इनके पास, बंडल ऑफ हिस के पास चला जाता है। और फिर धीरे धीरे यहाँ पुरकिंजे फाइबर है तो पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये चला जाता है। इससे क्या होगा ना,
इससे वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी अब जो फेज आ जाएगा वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का आ जाएगा। जैसे ही वेंट्रिकुलर में कॉन्ट्रैक्शन आने लगेगी, ऊपर वाले फेस, ऊपर वाले एट्रियम, ऊपर वाले चैम्बर्स ये रिलैक्स होने लगेंगे। यानी जैसे ही वेंट्रिकल्स में सिस्टोल आया तो आर्ट्रियल में क्या आ गया, आर्ट्रियम्स में क्या आ गया, डायस्टोल आ गया, यानी कि रिलैक्सेशन आ गई। अब खुद सोचो, ब्लड आर्ट्रियम से वेंट्रिकल्स में आ चुका है और वेंट्रिकल्स में अब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, यानी ब्लड वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ रहा है और ब्लड हमेशा कैसे जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। यानी जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर बढ़ा तो ये ब्लड जो है ये बैक फ्लो होकर दोबारा से आर्ट्रियम में जा सकता था। इसी को प्रिवेंट करने के लिए बीच में क्या होती हैं, वॉल्व्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है बच्चों, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाती है और इनके बंद करने से एक आवाज़ आती है जिसको हम बोलते हैं लब साउंड। क्लियर? तो देखो, वेंट्रिकल्स में सिस्टोल हो रहा था, मीनवाइल जो आर्ट्रियल है वहाँ पर डायस्टोल। तो वेंट्रिकल में जब सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होने की वजह से जो नीचे वेंट्रिकल में ल्यूनर वॉल्स हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्स, ये ओपन हो जाएंगी और इससे ब्लड बॉडी में फ्लो होगा। तो इसके बाद क्या होगा, सेमी ल्यूनर वॉल्स जब ओपन हो चुकी है, ब्लड फ्लो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर अब वेंट्रिकल्स जो हैं वो रिलैक्स होने लगेंगी, वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लगेगा। तो अब यहाँ से जो आर्टरी और वेन्स ब्लड लेकर जा रही हैं, अब वेंट्रिकल्स में प्रेशर डिक्रीज हो चुका है तो ब्लड बैक फ्लो कर सकता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। इसीलिए ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्स होती हैं ये क्या हो जाती हैं, ये क्लोज हो जाती है। और सेमी ल्यूनर वॉल्स जब क्लोज होती हैं तो साउंड आती है डब। क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बाद क्या होगा, 0.4 सेकेंड के लिए चारों चैम्बर्स जो हैं वो रिलैक्स स्टेट में रहते हैं और इसी को जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। फिर दोबारा से नई साइकिल स्टार्ट होगी, ये यानी कि ये जो एसए नोड है ये नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये सारे इवेंट सीक्वेंस में दोबारा रिपीट होंगे और इन्हीं सीक्वेंशियल इवेंट्स को हम क्लिनिकली, जब ये रिपीटेड होते रहते हैं, इन्हीं को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आर्ट्रियल सिस्टोल जो 0.1 सेकेंड है, एसए नोड ने एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया, दोनों आर्टरिया स्टिमुलेट हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई, तो आर्ट्रियल सिस्टोल बोलेंगे इसको। वेंट्रिकल्स में ब्लड भर गया, 30% से ज़्यादा ब्लड इंक्रीज हो गया। अब ये जो एसए नोड में ऊपर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ था ये एवी नोड तक पहुंच गया, एवी नोड से इधर नीचे बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स में पहुंच गया, जिसकी वजह से ये वेंट्रिकल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे। जैसे ही वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे ये आर्टरिया रिलैक्स कर जाएंगे। ये वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगे आर्टरिया रिलैक्स करने लग जाएंगे, यानी आर्टरिया में डायस्टोल आ गया। ठीक है, अब आर्टरिया में प्रेशर कम, वेंट्रिकल में ज़्यादा, ब्लड बैक फ्लो हो सकता है। इसीलिए जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, यहाँ जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है ये क्लोज हो जाती है। इनकी क्लोज होने से आवाज़ आती है लब साउंड। अब वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ब्लड सेमिल्यूनर वॉल्व्स के थ्रू बॉडी में जाएगा, यहाँ आर्टरीज और वेन्स होंगी, तो अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होने लगेंगी, तो यहाँ भी ब्लड बैक फ्लो कर सकता है। तो यहाँ जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स होंगी ये क्या हो जाएंगी, क्लोज, और साउंड आएगी हमारे पास डब। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था 0.3 सेकेंड। अब कुछ टाइम के लिए 0.4 सेकेंड के लिए चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में रहेंगे, उसको जॉइंट डायस्टोल बोल रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद दोबारा से एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा और ये इवेंट्स दोबारा रिपीट होंगे, इसी को कार्डियक साइकिल बोल रहे हैं। तो 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है, यानी 60 सेकेंड्स में 72 टाइम्स, तो एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में वेंट्रिकल में से कितना ब्लड पंप आउट हो रहा है उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, यानी 70 ml। लेकिन अगर कार्डियक आउटपुट पूछ ले, यानी इसको ये कहकर चलो 1 मिनट में हार्ट की पूरी एक्टिविटी पूछ ले, तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देना हार्ट रेट से, यानी 70 ml को 72 से मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा 5000 समथिंग कुछ आएगा। आप करके देख लेना इसको, आपने ये किया तो ये आ गया 5040। तो लगभग 5 लीटर क्या होती है, कार्डियक आउटपुट होती है। इसके बाद आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे हार्ट में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है जब हम उसको एक ग्राफ में उतारे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब यहाँ 3 पीक है, एक पी, एक QRS कॉम्प्लेक्स और एक टी। तो पी क्या शो कर रहा है, पी वेव जो है वो शो कर रही है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, यानी डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, मतलब जब दोनों आर्टरिया जो हैं वो क्या कर रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, यानी आर्ट्रियल सिस्टोल को पी वेव शो कर रही है। और QRS वेंट्रिकुलर सिस्टोल को शो कर रही है। ठीक है, क्यू के जैसे ही
मतलब क्यू की बिगनिंग के कुछ देर बाद कॉन्ट्रैक्शन कब स्टार्ट होती है, क्यू के बाद यहाँ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने लगती है और जैसे ही टी वेव खत्म हुई मतलब कि वेंट्रिकुलर भी अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस आ गए, यानी एंड ऑफ टी वेव यानी कि एंड ऑफ सिस्टोल। क्लियर। तो जितने आप काउंट करोगे नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स उतनी ही हमारी क्या होंगी, नंबर ऑफ हार्ट बीट होंगी। कैसे करते हैं इसको, 3 लीड्स लगाते हैं, 2 एक एक रिस्ट पे, मतलब एक लेफ्ट रिस्ट पे, एक राइट रिस्ट पे और एक लेफ्ट एंकल में। अगर ज़्यादा डिटेल्ड इवैल्यूएशन करनी है तो मल्टीपल लीड्स कहाँ, चेस्ट रीजन में। तो ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, मतलब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये सब में लगभग सेम आती है। तो इस शेप की थोड़ी सी भी डेविएशन किसी में आती है तो मतलब उसके हार्ट में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है। लास्ट हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन। तो हमें पता है ब्लड आर्टरीज और वेन से जो है वो पास होता है, और ये आर्टरी और वेन का क्रॉस सेक्शन देखें तो इसकी 3 लेयर है। सबसे इनर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, जो कि स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी हुई है। मिडल को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, जो कि वेन्स में कंपैरेटिवली थिन होती है और ये स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है। और सबसे आउटर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि कोलेजन फाइबर से बनी होती है। तो ये आप डबल सर्कुलेटरी सिस्टम देख सकते हो। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या देखोगे, जो लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में गया। यहाँ बीच में आपको पता है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व है। लेफ्ट आर्ट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में गया और यहाँ नीचे आपको पता है सेमिल्यूनर वॉल्व है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अयोटा में गया, अयोटा से सारे बॉडी पार्ट्स में। बॉडी पार्ट्स ने O2 ले लिया इसमें से और CO2 बदले में इस ब्लड को दे दिया, यानी बॉडी पार्ट से जो ब्लड निकल रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मेन वेना कावा लेगी, वेना कावा इसे राइट आर्ट्रियम में फेंक कर राइट वेंट्रिकल से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लंग्स में पहुंच जाएगा। दोबारा देखो मैंने क्या कहा है, मैंने बोला है लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा से होता हुआ ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट्स में जाएगा। बॉडी पार्ट्स ने O2 ले ली, CO2 इसे वापस दे दी। CO2 मेन वेना कावा के थ्रू राइट आर्ट्रियम में CO2 मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू होते हुए ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा लंग्स के पास जाएगा। अब देखो यहाँ 2 सर्कुलेशन हो रही है, एक हार्ट से लंग्स में और लंग्स से हार्ट में, यानी ये लंग्स से हार्ट में और दोबारा फिर हार्ट से लंग में। इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और दूसरी हो रही है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मतलब पहले हार्ट से बॉडी पार्ट में और फिर बॉडी पार्ट से दोबारा हार्ट में। तो हार्ट से बॉडी पार्ट और बॉडी पार्ट से हार्ट में, इसको हम बोल रहे हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, जो कि बॉडी को प्रोवाइड कर रही है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से, टिश्यूज़ को प्रोवाइड कर रही है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह से, और साथ ही साथ CO2 वाला ब्लड हार्मफुल सब्सटेंसेस एलिमिनेशन के लिए लेती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने आर्टरी और वेन के बीच में छोटा सा डिफरेंस जो बुक में दिखाया हुआ है वो पढ़ना है। जो आर्टरी और वेन्स है ना, यहाँ साइड में तो स्मूथ मसल्स आएंगे, ये इनका ल्यूमन जो होता है आर्टरी का वो स्मॉल होता है, लेकिन जो वेन का ल्यूमन है वो लार्ज होता है। और वेन्स जो है वो सुपरफिशियल होती है, देखो हाथ में आपको ग्रीन कलर की बाहर दिख रही होंगी। आर्टरीज जो है वो बिल्कुल अंदर होती है, तो मेन वेन्स ऊपर होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। आर्टरीज जो है वो अंदर की तरफ है। इसके अलावा आप एक पढ़ते हो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखो पूरी बॉडी से ब्लड जा रहा है हार्ट के पास, लेकिन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमने फूड खाया, फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, तो ये जो ब्लड है ये डायरेक्ट हार्ट के पास नहीं जाता है, ये पहले हिपैटिक पोर्टल सिस्टम से होता हुआ लीवर के पास जाता है। लीवर इस ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स लेगी और टॉक्सिन्स को रिमूव करेगा और फिर ये हार्ट के पास ये ब्लड जाएगा। फिर अब लास्ट में ही पहुंच गया हम, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। हमें पता है हार्ट जो है वो ऑटो रेगुलेटेड है, नोडल टिश्यू यहाँ प्रेजेंट है जो खुद से वो होते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं, यानी हार्ट क्या है, मायोजेनिक है। फिर भी यहाँ जो थोड़ी बहुत रेगुलेशन है वो क्या है, तो मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो न्यूरल सेंटर प्रेजेंट है वो मॉडरेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को, किसके थ्रू, तो ये करता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ही पार्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पार्ट, ये क्या करता है, ये इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, यानी स्ट्रेंथ करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को और ओवरऑल कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करता है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, ये डिक्रीज करता है हार्ट बीट को, यानी ओवरऑल कार्डियक आउटपुट को भी डिक्रीज करता है। और इसी तरह यहाँ हार्मोनल कंट्रोल भी हो सकता है, कुछ
एड्रीनल मेड्यूलरी हॉर्मोन्स की हेल्प से, जैसे कि एड्रीनलिन, नोर एड्रीनलिन, तो ये क्या करते हैं, ये कार्डियक एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है उस टाइम पे ये हार्मोन रिलीज होते हैं और हमारा जो हार्ट बीट है वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी हार्ट अब ज़्यादा बीट कर रहा है, ज़्यादा ब्लड को पंप कर रहा है। हमारा कार्डियक आउटपुट जो कि 5000 होता है 1 मिनट में नॉर्मल, उसमें वो अब इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर। लास्ट हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहला यहाँ आप पढ़ते हो हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 से 120/80 mmHg होता है, यानी ये जो 120 है ये सिस्टोलिक पंपिंग प्रेशर है, यानी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, और जो 80 है वो डायस्टोलिक यानी रेस्टिंग पोटेंशियल है। तो अगर इससे ज़्यादा हो जाता है 140/90 हो जाता है या इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो ये है हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, जिसका अफेक्ट हमारी किडनी में, हार्ट में, ब्रेन में पड़ता है। फिर है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीज जिसको हम एरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी है इसमें कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल या कुछ फाइब्रस टिश्यू की डिपोजिशन हो जाती है। अब इस आर्टरी में या डिपोजिशन हो जाएगी तो इसकी ल्यूमन क्या हो जाएगी, नैरोअर हो जाएगी और ब्लड फ्लो पे इससे अफेक्ट पड़ेगा। थर्ड हम पढ़ते हैं एंजीना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन, एकदम से चेस्ट में पेन और बहुत तीखे वाला पेन, इसको हम एंजीना पेक्टोरिस बोलते हैं। यानी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो हार्ट मसल्स के पास प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है, ब्लड फ्लो जो है वो अफेक्ट हो रहा है, इसीलिए चेस्ट में एक्यूट पेन हो रहा है। फोर्थ हम पढ़ते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट जो है वो प्रॉपर वे में ब्लड पंप नहीं कर रहा। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट ने बीट करना ही स्टॉप कर दिया। और हार्ट अटैक मतलब हार्ट की मसल्स जो है वो डैमेज हो चुकी हैं क्योंकि ब्लड सप्लाई ठीक नहीं है। तो देखो हमने कितनी जल्दी ये एक चैप्टर पूरा रिवाइज कर लिया। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको स्पीड पे ये टॉपिक समझ में आए, क्योंकि एक हफ्ते बाद नीट का पेपर है, तो ये क्विक रिवीजन के लिए लेक्चर था। नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और डेली PYQ भी डलते हैं, उसको भी फॉलो करो प्लीज़। इसमें बहुत मेहनत लगती है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ भी दो।